अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम शुरू करते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग का ये यूनिट नंबर 1 का पार्ट सेकंड। ओके, पार्ट फर्स्ट, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और पार्ट फर्स्ट में जो है ना हमने जो बेसिक्स फॉर द क्रिटिकल केयर नर्सिंग थी तो वो सारी हमने पढ़ ली थी। इसी पार्ट में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, फिर रूल विद इन द क्रिटिकल केयर नर्सिंग, और फिर जो है ना जो नर्सिंग प्रोसेस यूज होता है क्रिटिकल केयर नर्सिंग में तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, अच्छा, तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट आर यूज्ड इन द क्रिटिकल केयर नर्सिंग। तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग के प्रिंसिपल में जो पहला वाला आता है वो है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट। कि आप क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आपके पास जो क्रिटिकली इल क्लाइंट्स होते हैं तो उस क्रिटिकली इल क्लाइंट को आप कंटिन्यूअसली ऑनगोइंग जो है ना आप उसको मॉनिटर करोगे, क्योंकि वो जो है ना वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में होते हैं। उनका जो एक एक सेकंड होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उस एक एक सेकंड को जो है ना उसकी ज़ाया ना करें, उसको जो है ना आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। अब मॉनिटरिंग में आप सबसे पहले जो आते हैं वाइटल साइंस, और वाइटल साइन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस होते हैं फॉर द क्रिटिकली इल पेशेंट तो वो होते हैं रेस्पिरेटरी रेट, ताकि आप उसके ब्रीथिंग पैटर्न को, आप उसके रिस्पायरेशन को चेक करो कि वो सांस ले रहा है या नहीं, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं। तो ये क्रिटिकल इल क्लाइंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट होता है। फिर इसके बाद जो है ना जो पल्स रेट होता है, हार्ट रेट वगैरह, वो सब कुछ जो है ना वाइटल साइन में वो आप चेक करेंगे। साथ में जो है ना आप फ्लूइड लेवल चेक करेंगे कि फ्लूइड लेवल बैलेंस पे है या नहीं है, और साथ में जो है ना आप उसके बॉडी वेट को भी कंटिन्यूसली आप चेक कर सकते हो कि उस ट्रीटमेंट की वजह से जो है ना कौन कौन सी चेंजेस उसकी बॉडी में आई है। तो वो ट्रीटमेंट्स के जो फॉलो अप करते हो कि ट्रीटमेंट की वजह से जो है ना कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं हो रहा है, या जो डिज़ायर चेंजेस होते हैं वो आ रहे हैं या नहीं। तो कंटिन्यूसली जो है ना आप पेशेंट को मॉनिटर करोगे विद इन द क्रिटिकल केयर यूनिट। अच्छा, दूसरा नंबर पे हाई इंटेंसिटी थेरेपीज एंड इंटरवेंशंस। आप जो थेरेपीज दे रहे हो बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, इंटेंस थेरापीज होती है, और साथ में जो है ना बहुत ज़्यादा इंटेंस इंटरवेंशन भी होते हैं, बहुत ज़्यादा क्विकरी इंटरवेंशन और थेरापीज होते हैं। थेरेपीज और इंटरवेंशन में क्या आता है, जैसे कि आप मैकेनिकल वेंटिलेशन दे रहे हो, मैकेनिकल वेंटिलेशन, इंटेंसिव थेरापीज, ECMO है, जैसा कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन है, या रीनल रिप्लेसमेंट के लिए जो है ना आप डायलिसिस वगैरह करते हो इमरजेंसी बेस पे। तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, ये इंटेंस थेरेपी या इंटरवेंशंस में आते हैं। इंटेंस थेरेपी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंसिव प्रोसीजर्स आते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रिटिकल केयर नर्सिंग है कि आप जब भी आप क्रिटिकल केयर यूनिट में हो तो आप उधर जो है ना जो थेरेपीज आप यूज़ करते हो, जो इंटरवेंशन आपके होते हैं वो इंटेंस लेवल के होते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट सर्विलेंस एंड एफिशिएंसी, उधर जो है ना जो सर्विलेंस करेगी वो कौन होगा, वो एक्सपर्ट लोग होंगे, वो जो है ना वो ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगी क्रिटिकल केयर नर्सिंग में या क्रिटिकल केयर यूनिट में। और साथ में जो है ना उन लोगों की एफिशिएंसी भी होंगी। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि वो जो है ना प्रॉम्प्ट एक्शंस लेंगे चीज़ों के बारे में, जो है ना वो क्या होंगे, एफिशिएंट लोग होंगे। ओके, उनकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। अच्छा, अलर्ट टू अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑर्गन फेलियर, और ये जो लोग होंगे तो ये इतनी एफिशिएंट और ट्रेंड होंगी कि वो जो है ना वो हर कोई ऑर्गन फेलियर हो या जो भी चीज़ हो तो उसके बारे में जो है ना वो जो अर्लियर मैनिफेस्टेशन उसके बारे में होती है उसके बारे में वो अलर्ट होंगे। अर्लियर मैनिफेस्टेशन में क्या आता है, जैसे कि अर्लियर मैनिफेस्टेशन फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट है, उसको जो है ना मायोकार्डियल इंफॉक्शन हो गया, तो मायोकार्डियल इंफॉक्शन की वजह से उसको पता चलता है कि ब्लड जो है ना वो सप्लाई नहीं हो रहा, टिश्यू डैमेज होगा, साथ में जो है ना किडनी फेलियर के चांसेस है। तो ये अदर ऑर्गन फेलियर में जो है ना किडनी फेलियर आ गया जो मायोकार्डियल इंफॉक्शन के साथ, तो ये पहले से जो है ना इसके बारे में इन्फॉर्म है कि इस पेशेंट को अभी किडनी फेलियर होगा, तो उसी के लिए जो है ना वो अरेंजमेंट्स करते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिएटिनिन लेवल है, तो क्रिएटिनिन लेवल एज ए मैनिफेस्टेशन फॉर द किडनी फंक्शन, कि अगर आपकी किडनी फंक्शन जो है ना वो अच्छी है तो आपके क्रिएटिनिन लेवल विद इन द नॉर्मल लिमिट जो 0.6 to 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है उसके रेंज में होगा। अगर ये रेंज जो है ना ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स या इट मैनिफेस्ट दैट यू हैव सम प्रॉब्लम्स इन योर किडनी। ओके, तो ये मैनिफेस्टेशन से जो है ना ये बंदे ये जो प्रोफेशनल्स हैं ये अलर्ट होंगे। ओके, रिकॉग्निशन ऑफ पैरामीटर डिनोटिंग प्रोग्रेस और डिटेरियोरेटिंग, और साथ में जो है ना ये उन पैरामीटर्स का इन लोगों को पता होगा जो प्रोग्रेस और डिटेरिएशन को जो है ना वो मैनिफेस्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल
जैसे कि मैंने आपको इधर बताया ना कि ये क्रेटिनिन लेवल है, ये भी जो है ना एक पैरामीटर है फॉर द किडनी फंक्शन, या जो है ना सोडियम लेवल है, या और केमिकल्स के जितने भी लेवल्स है, या हार्मोन्स वगैरह की लेवल है। तो ये आपको जो है ना उस स्पेसिफिक चीज़ की, उस स्पेसिफिक आर्गन की पैरामीटर आपको जो है ना बता रहा है कि आपके आर्गन जो है ना वो प्रोग्रेस की तरफ चल रहा है या डिटोरिएट हो रहा है। ओके, जैसे कि हार्ट रेट है, तो हार्ट रेट आपको जो है ना हार्ट के फंक्शन के बारे में बता सकता है। अगर हार्ट रेट विद इन अ नॉर्मल लिमिट है तो आपको पता चलता है कि हार्ट जो है ना वो नॉर्मली एक्शन कर रहा है। ओके, तो ये जो है ना ये हर एक चीज़ का अपने पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर से आपको अंदाज़ा लगता है कि चीज़ जो है ना प्रोग्रेस की तरफ चलता है या डिटोरिएट या ख़राब हो रहा है। ओके, अच्छा, फिर जो है ना इसके बाद आता है गोल्स ऑफ क्रिटिकल केयर। गोल्स क्या होते हैं, ये तो हमने प्रिंसिपल पढ़े। गोल्स में जैसा कि हमने पहले भी ये चीज़ें डिस्कस की है कि गोल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल होता है हमारा, वो ये होता है कि आप पेशेंट को जो है ना क्या करो, पेशेंट को आप जो उसकी रूटीन लाइफ है उसकी तरफ आने की कोशिश करो, आप उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ आने की कोशिश करो। तो सबसे जो पहला गोल होता है क्रिटिकली इल पेशेंट की, वो सर्वाइवल की होते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना ये क्या है, बहुत ज़्यादा जो है ना एल पेशेंट है। तो सबसे पहले आप तो उसकी सर्वाइवल की कोशिश करेंगे कि वो ज़िंदा बच जाए। जब ज़िंदा बच जाए तो फिर आप जो है ना उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। ये जो है ना मेन गोल्स है कि सबसे पहले सर्वाइवल के बाद जो है ना फिर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ चलेंगे। अच्छा, दूसरा रिस्टोरिंग ऑप्टिमल फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियल। तो ऑप्टिमल फिजियोलॉजिकल पोटेंशियल आप अपने अचीव करेंगे, उसके लिए मतलब ये कि उसके ऑर्गन का फंक्शन जो है ना वो नॉर्मल लिमिट पे लेके आएंगे, उसकी बॉडी की और जो पैरामीटर्स है जो फिजियोलॉजिकल है उसको जो है ना आप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। साथ में जो है ना आप उसके साइकोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या है, जैसे कि आप उसको जो है ना ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल दे रहे हो, आप उसको जो है ना अनसर्टेनिटी उसकी कम कर रहे हो, एंजाइटी उसकी कम कर रहे हो, या रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप उसको बता रहे हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आप उसको बता रहे हो। तो ये सारी की सारी क्या है, ये साइकोलॉजिकल हेल्थ है या साइकोलॉजिकल वेलबींग में आते हैं। ओके, फिर इसके बाद जो है ना आप उसके सोशल एस्पेक्ट को भी जो है ना उसको भी रिस्टोर करने की कोशिश करते हो। सोशल एस्पेक्ट में क्या है कि आप उसको जो है ना जो उसके फैमिली के साथ या उसके लाउड वन के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको आप फैसिलिटेट करते हो, या जो है ना आप उसके लिए क्रिएट सोशल कनेक्शन आप उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हो, उसको जो है ना सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हो, उसको सोशल एप्स के साथ जो है ना आप उसको कनेक्ट कर रहे हो, या मोबाइल फ़ोन वगैरह भी या सोशल वर्ल्ड के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट विद द वर्ल्ड, और साथ में जो है ना आप दूसरे लोगों के साथ जो है ना उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सोशल कनेक्शन या सोशल पोटेंशियल आप उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हो। साथ में स्पिरिचुअल पोटेंशियल में क्या आता है कि आप उसकी स्पिरिचुअल नीड की रिस्पेक्ट करो, मतलब ये कि उसकी जो बिलीव्स हैं उसके आप रिस्पेक्ट करो। प्रोमोट सेंस ऑफ मीनिंग्स, उसकी सेंस ऑफ मीनिंग्स मतलब ये कि वो अपने आप को जो है ना अपनी ज़िंदगी को किस मकसद की नीयत से वो देखते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है। तो इसी से जो है ना इस चीज़ को उसके जो बिलीव्स होते हैं उस बिलीव्स के थ्रू जो है ना वो सेंस ऑफ मीनिंग को अचीव करते हैं। तो आप उसकी सेंस ऑफ मीनिंग को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर जो है ना स्पिरिचुअल में ये भी आता है कि आप उसकी मेडिटेशन प्रेयर वगैरह के लिए एक काम और सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है ना वो आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी की सारी स्पिरिचुअल पोटेंशियल आप उसकी इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। ओके, अच्छा, हेल्पिंग द फैमिलीज ऑफ द क्रिटिकली इल पेशेंट एंड कोपिंग विद क्राइसिस, और साथ में उसके साथ जो फैमिली होता है तो उस पर एक किस्म की गम और दुख जो है ना दुख से वो गुजरते हैं। तो जो क्राइसिस उन पे होते हैं उनको कोप करने का तरीक़ा आप उनको बताओगे, आप उनको जो है ना उनको भी आप काउंसल करेंगे। ओके, तो ये मेन गोल्स है। मेन गोल में क्या आता है कि सबसे पहले आप पेशेंट की सर्वाइवल क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में सोचेंगे, फिर उसकी जो है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ किस चीज़ से आता है, उसकी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल पोटेंशियल के थ्रू, और फिर जो है ना आप उसकी फैमिली पे भी फोकस करेंगे। ओके, अच्छा, रूल्स ऑफ क्रिटिकल नर्स की कौन कौन सी रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है केयर प्रोवाइडर है। केयर प्रोवाइडर हेल्प द क्लाइंट टू ऑब्टेन नेसेसरी केयर एंड सपोर्टिंग द बेसिक नीड्स। तो केयर प्रोवाइडर, अ नर्स शुड बी अ केयर प्रोवाइडर। अब यहाँ पे जो है ना तीन एस्पेक्ट्स है, एक होता है केयर होता है, दूसरा होता है कोर होता है, और तीसरा होता है केवर होता है। यह वर्ड ज़्यादातर यूज होते हैं केयर, कोर एंड केवर।
केयर किस चीज़ को कहते हैं? केयर सिंपली जो नर्चरिंग और सपोर्टिंग एक्शन जो नर्सेज ले रहे हैं पेशेंट को प्रमोट करने के लिए, जो सपोर्टिव एक्शंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं केयर। और केयर जो है ना स्पेसिफिकली यूनिक टू द नर्सेज है। सिर्फ नर्सेज के साथ जो है ना केयर का वर्ड जो है ना वो ज़्यादातर यूज़ होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि डील विद द बॉडी ऑफ पेशेंट, आप पेशेंट की बॉडी से डील कर रहे हो, आप उसको जो है ना सपोर्टिव नर्चरिंग एक्शन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये केयर है। दूसरा है कोर। कोर का मतलब ये होता है कि आप जो है ना कंसिडर द पेशेंट एज अ होल। अब पेशेंट को जो है ना आप फोकस में ले रहे हो। अब पेशेंट की वेल बीइंग को या पेशेंट की इमोशंस को जब आप फोकस में ले रहे हो तो वो क्या होता है? वो कोर होता है। सिर्फ आप उसकी इलनेस को नहीं ले रहे कि ये जो है ना ये इलनेस है या इसका ऑर्गन डैमेज है, उसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो वो कोर में नहीं है। तो कोर में आप पेशेंट को होलिस्टिकली ले रहे हो, उसका कोग्नेटिव लेवल, उसका जो है ना साइकोलॉजिकल लेवल, सोशल लेवल, उसका जो भी फिजियोलॉजिकल लेवल, तो सारी एस्पेक्ट्स जब आप ले रहे हो तो क्या होता है? कोर होता है। ओके। और तीसरा जो है ना वो है केवर। केवर का मतलब ये है कि आप जो है ना जो पेशेंट को मेडिकल इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है वो क्या होता है? वो केवर होता है। तो उसमें जो है ना क्या आता है? उसमें नर्सेज भी आते हैं और साथ में जो है ना अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल सारे आते हैं। ओके। तो ये है केयर कोर है, केवर का कंसेप्ट है। अब नर्सेज जो है ना ये यूनिक होते हैं केयर के साथ कि ये केयर प्रोवाइडर होते हैं और केयर प्रोवाइडर में जो इन्हें अपटेन नेसेसरी केयर प्रोवाइड करते हैं, साथ में जो सपोर्टिंग बेसिक नीड्स भी प्रोवाइड करते हैं। ओके। अच्छा, एक होता है, दो वर्ड्स कॉमनली यूज होते हैं, एक होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये जो है ना भी नर्सिंग का काम होता है, और दूसरा वर्ड जो है ना ज़्यादातर जो आईसीयू में यूज होता है एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट। ओके। तो एक है बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट में जो आते हैं सीपीआर वगैरह है या डिफिब्रिलेशन है या एयरवे मैनेजमेंट है, तो ये सारे के सारे के ये बेसिक लाइफ सपोर्ट में आते हैं। लेकिन जो एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट होता है तो इसमें ये बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली जो डिफिब्रिलेशन या सीपीआर या एयरवे मैनेजमेंट, इसके साथ साथ जो एडवांस इंटरवेंशन आप ले रहे हो तो वो भी इसमें आते हैं। एडवांस इंटरवेंशन जैसे कि ईसीजी इंटरप्रिटेशन है या जो है ना कोई मेडिकेशन आप दे रहे हो, एडवांस मेडिकेशन आप दे रहे हो, या इमरजेंसी वे में जो है ना आप उसके रिस्पायरेटरी फंक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करते हो, तो ये किस सारे फिर किस चीज़ में आते हैं? ये एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट में आते हैं। ओके। तो ये नर्स के काम होता है दोनों। अच्छा, फिर कंप्रहेंसिव डायरेक्ट केयर टू द पेशेंट एंड फैमिली। अब पेशेंट और उसकी फैमिली को जो है ना कंप्रहेंसिव और डायरेक्ट केयर जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्रहेंसिव केयर का हमने पहले भी पढ़ा था, जो सारे एस्पेक्ट को कवर करते हैं। ओके। एज एन एजुकेटर, नर्स शुड बी एज एन एजुकेटर जो पेशेंट्स बेस्ड ऑन द पेशेंट नीड्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंडीशन। पेशेंट की जितनी भी नीड्स होते हैं उस नीड्स के बारे में पेशेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और साथ में जो है ना आप उसकी जो सिक्योरिटी ऑफ कंडीशन होते हैं उसको आप क्या करोगे, उसको भी आप मद्देनज़र रखोगे। तो पेशेंट की नीड्स और उसकी कंडीशन की सिक्योरिटी की बेस पे आप उसको जो है ना क्या करते हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। तो ये नर्स एजुकेटर का काम होता है। तीसरा नर्स मैनेजर है। नर्स मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द केयर प्रोवाइडेड बाय वेरियस हेल्थ केयर। तो ये जितने भी हेल्थ केयर लोग होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जो केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना, ये क्या होता है? नर्स मैनेजर का काम होता है। एडवोकेट क्या होता है? वो पेशेंट्स के राइट्स के लिए, पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लड़ते हैं। मतलब ये कि ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप से जो है ना बेखबर होते हैं, या आप खुद बात नहीं कर सकते, बात को सही तरह से जो है ना वो बयान नहीं कर सकते, अपनी कंडीशन को बयान नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो है ना फिर नर्स एज एन एडवोकेट उसके बिहाफ पे जो है ना वो बात करते हैं। जो और मोस्टली जो वल्नरेबल और अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं तो उसके लिए भी नर्स एज एन एजुकेट जो है ना एडवोकेट वो काम करते हैं। ओके। अच्छा, फिर क्रिटिकल केयर नर्सिंग में और क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो कांस्टेंट रैपिड असेसमेंट करेंगे नर्स, क्लोज मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट, वो जो रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट होते हैं पेशेंट की उसको मॉनिटर करेंगे। अच्छा, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे, साथ में डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग करेंगे। ऑब्जर्विंग मेंटल स्टेट ऑफ द फैमिली स्टेट, जो फैमिली डायनामिक होता है या फैमिली स्टेट होता है तो उसके मेंटल स्टेट को ऑब्जर्व करना, जैसे कि पेइंग अटेंशन टू द इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल क्यूज टू प्रोवाइड कंप्रहेंसिव केयर। जो उसकी फैमिली होता है उस फैमिली की जो इमोशनल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल कीज होते हैं उसको जो है ना अटेंशन करते हैं, उसको फोकस में लाते हैं, और इसी के थ्रू जो है ना उस
फैमिली को साथ लेके वो पेशेंट और फैमिली दोनों को जो है ना कम्प्रहेंसिव केयर वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, मेंटेनिंग अ स्पिरिचुअल एटीट्यूड, और साथ में जो स्पिरिचुअल एटीट्यूड मतलब कि पेशेंट की जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं या पेशेंट का जो कनेक्शन टू द नेचर, जो कंसेप्ट उसका होता है नेचर के बारे में, या जो सेंस ऑफ पर्पस पेशेंट के होते हैं कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, या मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है, या मैं क्यों इधर हूँ, या ये जो ट्रीटमेंट मुझे प्रोवाइड की जा रही है ये मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कितना नहीं, तो ये सारी सेंस ऑफ पर्पस में आते हैं। तो ये जो है ना क्रिटिकल केयर नर्स का काम होता है कि इन चीज़ों को वो मेंटेन रखे। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना हम आते हैं, ये तो था हमारा क्रिटिकल केयर नर्सिंग के हवाले से। अब हम आते हैं पेशेंट असेसमेंट। तो ये जो है ना हमारा क्या है, ये है नर्सिंग प्रोसेस है। ओके, नर्सिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला वाला आता है वो है पेशेंट असेसमेंट। अब पेशेंट असेसमेंट हम किस तरह करेंगे, तो पेशेंट असेसमेंट के लिए 3 बातें, नो, सी एंड पॉइंट। नो, सी एंड पॉइंट, कौन सी चीज़ें हमें जानना है, तो मेडिकल हिस्ट्री के बारे में हमने जानना है, सोशल हिस्ट्री और मेडिकल इंटरवेंशंस जो पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं या प्रोवाइड की गई है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में जो है ना हमने जानना है, अपने आप को पहचानना है कि कौन से मेडिकल हिस्ट्री इस पेशेंट का क्या है, फिर इसका सोशल हिस्ट्री, सोसाइटी में किस तरह ये ज़िंदगी गुजार रहा था, और इसको अभी कौन सी मेडिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड की जा रही है, पहली कौन सी मेडिकल इंटरवेंशन जो है ना इसको प्रोवाइड की गई है। अच्छा, फिर किन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करेंगे एट द टाइम, अब उसके एयरवे पेटेंसी को, एयरवे ओपननेस को आप ऑब्जर्व करेंगे कि एयरवे ओपन है या नहीं है। दूसरा, उसके पैलर को, स्किन कलर को आप ऑब्जर्व करोगे कि उसका स्किन जो है ना लाइट कलर है या फ्लैश कलर है। जब रेड कलर हो, फ्लैश कलर हो, तो इसका मतलब है कि उसको ऑक्सीजन और ब्लड दोनों से ही प्रोवाइड हो रहा है। अगर लाइट इन कलर हो, लाइटनेस हो, उसमें येलो कलर हो, तो फिर जो है ना वो ऑक्सीजन और ब्लड की कमी आ सकती है या कोई और प्रॉब्लम। स्वीटनिंग से आपको अंदाज़ा लगता है बहुत सी चीज़ों की, उसकी मेटाबॉलिक रेट्स की या उसकी बॉडी की, और फीवर वगैरह की, या एंजाइटी और फियर उसमें है या नहीं है, तो इसी की वजह से स्वीटिंग अक्सर इंक्रीज़ होता है। तो स्वीटिंग को आप ऑब्जर्व करेंगे, मेंटल स्टेट को आप ऑब्जर्व करेंगे, उसकी बॉडी पोस्चर को आप ऑब्जर्व करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन को, और जनरल कंडीशन। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पेशेंट के इलनेस के बारे में जो है ना बताता है, या पेशेंट की कंडीशन के बारे में जो है ना आपको बताते हैं। ओके, अच्छा, फाइन, कौन सी चीज़ें अब आप मालूम करेंगे, कौन सी चीज़ें आपने ऑब्जर्व किया, आप मालूम करना है किन चीज़ों को, तो अब इसके रिस्पायरेटरी रेट को आप मालूम करेंगे, रिस्पायरेटरी केयर या रिस्पायरेटरी रेट को। फिर एडिकेसी आप ऑक्सीजन सेचुरेशन को आप मालूम करेंगे, पल्स रेट को मालूम करेंगे, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, कॉन्शियस लेवल जैसा कि GCS होता है, और मॉनिटर फॉर चेंजेस इन एनी ऑफ द अबव। और इन चीज़ों में जो है ना जो चेंजेस आ रहे हैं तो उसको आप मॉनिटर करेंगे, टाइम टू टाइम उसको आप डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, ये सैम्पल पेशेंट असेसमेंट है। ओके, अब असेसमेंट के मॉडल्स हैं। ये एक मॉडल है ABCDE मॉडल। ABCDE मॉडल आपको जो है ना असेसमेंट का एक पेज या एक रिदम या ऑर्डर बताते हैं। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब ये है एयरवे। तो सबसे पहले आप पेशेंट के एयरवे पेटेंसी को देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिटिकली इल पेशेंट में जो सबसे पहला वाला चीज़ होता है वो इसका रिस्पायरेशन होता है कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। ओके, अच्छा, फिर जो है ना दूसरा है ब्रीथिंग है, रिस्पायरेटरी रेट, ये एयरवे पेटेंसी है कि आप एयरवे उसका ओपन है या नहीं है। दूसरा उसका ब्रीथिंग या रिस्पायरेटरी रेट कितना है, नॉर्मल पे है या एबनॉर्मल पे है, उसको मालूम करेंगे। तीसरा आप सी से सर्कुलेशन को मालूम करेंगे कि पेलर है मतलब लाइटन कलर है या फ्लश कलर है। हेमोरेज आप मालूम करेंगे कहाँ पे वेसल को डैमेज हुआ है, कहाँ पे ब्लड जो है लीकेज है। अच्छा, फिर तीसरा डी से डिसेबिलिटी का मतलब है कि उसका कॉन्शियस लेवल जो है ना वो अल्टर्ड है या नहीं है, तो इसी से डिसेबिलिटी वो मूवमेंट कर सकता है या नहीं, मेंटली वो किस तरह है। ओके, अच्छा, ई से मतलब एक्सपोज टू एग्जामिन, जो अनसीन चीज़ें होते हैं, मतलब कि ऐसे हेमरेज है, ऐसी ब्लड डैमेज है जो अपेरेंटली वो नज़र नहीं रहा, तो आप उसको एक्सपोज करके एग्जामिन करेंगे। साथ में जो वाउंड लीकेज है, वाउंड को एक्सपोज करके उसके लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें आप एक्सपोज टू एग्जामिन होते हैं। ओके, तो ये है ABCDE मॉडल फॉर असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। अच्छा, ये असेसमेंट ऑफ पेशेंट हो गया। दूसरा जो है ना पेशेंट मॉनिटरिंग है। अब विद इन द असेसमेंट के बाद जो है ना पेशेंट को आप मॉनिटर करेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स। जो इक्विपमेंट होते हैं मॉनिटरिंग वाले
मतलब है कि एक बंदे का आपने जो है ना बीपी मालूम किया या ग्लूकोज लेवल मालूम किया, तो उस इक्विपमेंट से या उसको वेंटिलेटर लगा हुआ है, वेंटिलेटर पे जो उसका डेफिनेट रीडिंग जो है ना वो नज़र आ रही है, तो उससे आप इंफॉर्मेशन लोगे। फिर आप जो है ना उस इक्विपमेंट्स की एक्यूरेसी आप चेक करोगे कि वेदर द इक्विपमेंट्स आर एक्यूरेट और नॉट। तो एक्यूरेसी के लिए जो है ना आप इसको मैनुअल रिकॉर्डिंग के साथ जो है ना मालूम चेक करोगे। मतलब वेंटिलेटर पे जो है ना आपको 98 उसका हार्ट रेट जो है ना आपको नज़र आ रहा है 98, तो आप मैनुअली जो है ना भी उसका जो पल्स रेट होता है उस पल्स रेट को आप मालूम करेंगे कि मैनुअली और जो आपको नज़र आ रहा है वेंटिलेटर पे या मशीन पे, तो वो कंपैरिजन उसका सही है या नहीं है। अच्छा, असेस रिकॉर्ड एंड एनालाइज फाइंडिंग फ्रीक्वेंटली एंड कंटिन्यूसली, और इसके फाइंडिंग जो है ना आप असेस करोगे, रिकॉर्ड करोगे, उसको लिखेंगे अपने साथ और फिर एनालाइज करेंगे कंटिन्यूसली। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट मॉनिटरिंग के बाद फिर आते हैं पेशेंट सेफ्टी। तो पेशेंट सेफ्टी में क्या आता है कि बहुत सारे भी एरर्स ड्यू टू हेक्टिक एंड कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। हेक्टिक मतलब है कि नर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं वो, या और हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो क्या थक चुके हैं, मसरूफ़ है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और उसी की वजह से या कोई कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट उसकी वजह से जो है ना एरर आ सकते हैं, तो आपने इसको मिनिमाइज़ करने हैं। कंप्रोमाइज़ फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशंस, बहुत सारी जगहों पे जो है ना आप इंटरवेंशन देते हो, तो वो इंटरवेंशन फिजियोलॉजिकली क्या होता है, कंप्रोमाइज होता है, पेशेंट की कंडीशन पे वो बेस करते हैं। ओके, तो ये भी पेशेंट सेफ्टी में आते हैं कि आप जो है ना पेशेंट की सेफ्टी के लिए जो है ना आप कंप्रोमाइज फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन देंगे। मल्टीपल टेक्नोलॉजिक एंड फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशन केयर प्रोवाइडर, आप जो है ना उसको जो इंटरवेंशन दे रहे हो तो टेक्नोलॉजिकली और फार्माकोलॉजिकली मल्टीपल इंटरवेंशंस होते हैं। मतलब ये कि आप जो है ना जो केयर आप प्रोवाइड करते हो तो टेक्नोलॉजिकली और टेक्नोलॉजिकली मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आप उसमें यूज़ करते हो, या मल्टीपल मेडिकेशंस आप उसके लिए जो है ना वो यूज़ करते हैं पेशेंट सेफ्टी के लिए। और वर्क एट अ फास्ट पेस, जो काम आप करते हो तो आप क्विकली करेंगे, क्योंकि पेशेंट का एक एक सेकंड जो है ना उसकी ज़िंदगी को, उसकी लाइफ को डिटरमिन कर रहा है, उसकी एक एक ज़िंदगी, एक एक सेकंड पे जो है ना उसकी लाइफ का डिपेंड है। तो आप जो है ना जितना आपसे वर्क अच्छा ज़्यादा और फास्ट पेस पे हो सकता है तो आप करेंगे उसको। ओके। अच्छा, फिर इमीडिएट केयर, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया फेस मास्क, अगर आपके पास जो है ना फेस मास्क भी अवेलेबल नहीं है तो थ्रू माउथ जो है ना डायरेक्टली आप उसको क्या करोगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करोगे। ओके, अब वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली जो है ना आप इस तरह नहीं करोगे कि वो चीज़ नहीं है तो और कुछ नहीं, आप डायरेक्टली जो चीज़ आपको अवेलेबल है आप उसके थ्रू जो है ना उसको एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन। फिर मेंटेन क्लाइंट सेफ्टी, क्लाइंट सेफ्टी को जो है ना या पेशेंट सेफ्टी को आप मेंटेन रखेंगे। मेंटेन फ्लूइड रिप्लेसमेंट, फ्लूइड बैलेंस को आप जो है ना उसमें मेंटेन रखेंगे। मल्टीपल कार्डिक इंस्टेबिलिटी, कार्डिक इंस्टेबिलिटी को जो वाइटल्स होते हैं या पल्स होता है या स्कैन कलर, जेगुलर वेन डिस्टेंशन, तो इन सारों से जो है ना आपको कार्डिक इंस्टेबिलिटी का अंदाज़ा लगता है कि कार्डिक जो फंक्शन है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो ये चीज़ें ऐसे होते हैं जिसके थ्रू जो है ना आप मॉनिटर कर सकते हो उसकी कार्डिक इंस्टेबिलिटी को। अच्छा, मॉनिटर यूरिन आउटपुट हॉर्ली, आप हॉर्ली जो है ना उसकी यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करते हो, मॉनिटर करोगे। और आर्टीरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस, उसका जो ऑक्सीजन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच लेवल, तो ये सारे आप उसके आर्टीरियल एबीजीज का टेस्ट आप उसके करेंगे इमीडिएटली। आप ये इमीडिएट केयर में आते हैं। और रेफरल टू केयर, क्रिटिकल केयर, और क्रिटिकल केयर को जो है ना आपके पास रेफरल वो अवेलेबल होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये इमीडिएट केयर में आते हैं। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन आते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करोगे, मोस्टली जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं हेमेटोलॉजी टेस्ट, ब्लड टेस्ट जो है ना आप उसके लिए करेंगे। बायोकेमिस्ट्री, उसका जो बायोकेमिकल लेवल्स होते हैं आप उसको जो है ना मॉनिटर करोगे, कौन कौन सी केमिकल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट अवेलेबल होते हैं बायोकेमिकल लेवल को चेक करने के लिए, तो वो आप करेंगे। एक्सरे जो है ना, अगर जिस चीज़ के एक्सरे जो है ना फॉर एग्जांपल उसको चेस्ट प्रॉब्लम है या जो है ना कोई लम्स एबनॉर्मलिटी है वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप उस इन्वेस्टिगेशन में जो उनको नीड्स हो तो उस नीड्स के बेस पे आप उसकी ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आता है सब्सीक्वेंट केयर। सब्सीक्वेंट केयर में क्या होता है, सब्सीक्वेंट केयर का मतलब ये अनगोइंग केयर, अनगोइंग केयर आफ्टर इनिशियल इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट। आपने तो ये इमीडिएट केयर भी प्रोवाइड किया, इमीडिएट इंटरवेंशन आपने, इन्वेस्टिगेशन भी आपने की।
अब ये इमीडिएट केयर आपका प्रोवाइड हो गया, तो इसके बाद जो है ना आप उसका केयर करेंगे सब्सीक्वेंटली, अनगोइंग केयर आप इसका करेंगे। टाइम टू टाइम जो है ना आप उसको क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। तो सब्सीक्वेंट केयर का मतलब ये है कि आप मॉनिटर कंटिन्यूसली आप उसको मॉनिटर करते हो। उसका पोजीशन जो है ना मोस्टली वो अपराइट पोजीशन होना चाहिए। अपराइट का मतलब ये है कि उसका हेड जो है ना वो 45 डिग्री से अबाव और उसका लेग जो है ना 45 डिग्री से थोड़ी सी बिलो हो। तो ये क्या है, ये अपराइट पोजीशन होता है। उसका कॉन्शियस लेवल, जीसीएस लेवल जो है ना आप उसको मॉनिटर करेंगे। और फिर जो है ना इंट्रावीनियस थेरापी, आप उसको जो है ना इंट्रावीनियस जो भी मेडिकेशन यूज़ उसको दरकार होते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह, तो आप उसको देंगे। मेडिकेशन आप एनाल्जेसिया, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है ना आप उसकी मॉनिटर करेंगे। और साथ में नेल बाय माउथ पेशेंट को ज़्यादातर जो है ना जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं वो नेल बाय माउथ होते हैं। मतलब ये कि उसको मुंह के थ्रू जो है ना या ओरल चीज़ें उसको ज़्यादा नहीं दी जाती, क्योंकि ये पेशेंट ज़्यादातर जो है ना ये मेडिकेशन या एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं या एनाल्जेसिक्स ले रहे होते हैं। और एनाल्जेसिक्स या एनेस्थेटिक्स उनको ज़्यादातर ये प्रोवाइड की जा रही है। तो उसमें जो है ना एस्पायरेशन का ख़तरा होता है, या उसको जो है ना कोई ऐसी पेशेंट है जिसको जीआईटी इश्यूज़ है, तो जीआईटी इश्यूज़ के थ्रू की वजह से भी उसको जो है ना ओरली कुछ नहीं दी जाती, या जो है ना किसी को सर्जरी के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, या उसका और साथ में जो है ना उसका ब्लड शुगर लेवल भी जो है ना आप क्या करोगे, वो मेंटेन रखेंगे। ओके, उसको बैलेंस करेंगे। उसका चेकअप मॉनिटर करेंगे आप। ओरल एंड ट्यूब फीडिंग, ओरली अगर आप उसको जो है ना देना चाहते हो, वो थोड़ा सा स्टेबल पेशेंट है, आप उसको दे सकते हो, तो ओरल और ट्यूब फीडिंग को आप जो है ना मॉनिटर करेंगे। और साथ में डॉक्यूमेंट क्लाइंट रिस्पांस, और ये जो मेडिकेशन या जो इंटरवेंशन आप दे रहे हो, तो क्लाइंट का जो रिस्पांस होता है, मतलब ये कि उसके हार्ट रेट इंक्रीज़ आ रहा है, डिक्रीज़ आ रहा है, बीपी में किस तरह की चेंजेस आ रही है, उसके रेस्पिरेटरी रेट में किस तरह की चेंजेस आ रहे हैं, तो ये आप फिर डॉक्यूमेंट करेंगे। ओके, तो ये आते हैं सबके सब जो है ना सब्सीक्वेंट केयर में। अच्छा, फिर आते हैं एथिकल इश्यूज। व्हाट आर द एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द क्रिटिकली इल क्लाइंट और द क्रिटिकल केयर नर्सिंग। तो सबसे पहले जो होता है एथनिक एंड रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स दैट लिमिट ट्रीटमेंट ऑप्शंस। बहुत सारी ऐसी एथनिक और रिलीजियस प्रिंसिपल्स होते हैं, डॉक्ट्राइन्स होते हैं। हर एक रिलीजियस का या हर एक एथनिसिटी का या हर एक कल्चर का अपना अपना एक कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स होते हैं जो आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को लिमिट करते हैं। आप हर एक ट्रीटमेंट को जो है ना आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हर एक कल्चर को, हर एक कम्युनिटी को। तो कम्युनिटी बेस्ड या कल्चरली सेंसिटिव केयर पे जो है फिर आप फोकस करेंगे। तो ये एथिकल इश्यूज़ में आते हैं कि आपकी कुछ ऐसी एथिकल रूल्स होते हैं, डॉक्ट्राइन्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, तो जो आपकी ट्रीटमेंट को जो है ना बहुत हर एक ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट मे लिमिट एडमिशंस और प्रोमोट प्रीमेच्योर डिस्चार्ज। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, आपके साथ रिसोर्सेज अवेलेबल है, कम है, तो जब आपके साथ रिसोर्सेज कम हो तो आप ज़्यादा पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते। मतलब ये कि जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं उसको आप एडमिट करते हो, और जो लेस सीवियर होते हैं उसको आप एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि आपके साथ उतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। या जो पेशेंट होते हैं प्रोमोट प्रीमेच्योर डिस्चार्ज, कोई पेशेंट है वो जो है ना मुकम्मल तौर पे सेहतियाब नहीं हुआ है और फिर भी आप उसको जो है ना डिस्चार्ज करते हो, तो ये क्या है, रिसोर्सेज की कमी की वजह से, ताकि आप दूसरे पेशेंट को जो है ना जगह दे सको। तो ये क्या है, ये भी एथिकल इशू है। उस पेशेंट के साथ भी ज़्यादती है कि वो अच्छी तरह जो है ना वो क्या है, अच्छी तरह वो सेहतियाब नहीं हुआ है और आप उसको डिस्चार्ज करते हो, ठीक है, एथिकल इश्यूज़ में आते हैं। यूज़ ऑफ क्रिटिकल केयर बेड्स फॉर टर्मिनली इल क्लाइंट्स। जो टर्मिनली इल क्लाइंट्स होते हैं, मतलब ये कि बहुत जगहों पे ऐसे होते हैं ना कि जो पेशेंट वो टर्मिनली इल होते हैं, मतलब ये कि उसकी ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और फिर भी जो है ना आप उसके लिए क्रिटिकल केयर बेड्स यूज़ करते हो, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर बेड जो है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। तो ऐसी पेशेंट को, जैसा कि अगर आप ले लें शौकत खानम का कैंसर हॉस्पिटल है, तो उधर जो है ना आई थिंक स्टेज 3 या 4 से अबाव जो है ना वो लोग नहीं लेते, क्योंकि वो कहते कि इसके लिए जो है ना इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है तो हम इसको नहीं ले सकते। तो ये क्या है, ये एक एथिकल डायलीमा है, एथिकल इशू है कि आप उसको जो है ना ट्रीट क्यों नहीं करते ऐसे पेशेंट को। ओके, अच्छा, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रिससिटेशन और लाइफ सपोर्ट मेजर्स। बहुत टाइम पे ऐसे होता है कि आपको अंदाज़ा होता है कि ये पेशेंट जो है ना अभी ख़त्म होने वाला है, इसकी सारे अर्गन जो है ना तकरीबन फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उसको रिससिटेशन दे रहे हो या लाइफ सपोर्ट मेजर्स आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये आप उसको डिसकंटिन्यू करो या ना करो, क्योंकि पेशेंट तो अभी ज़िंदा है। हो सकता है
कुछ भी हो सकता है उसके साथ, तो ये रिसोसिटेशन जो है ना आप उसको प्रोवाइड करो या ना करो, ये भी एक एथिकल इशू डेली में होता है। ओके, अच्छा, तो ये क्लिनिकल मैपिंग है। क्लिनिकल मैपिंग का मतलब है कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग में जो केयर आप प्रोवाइड करते हो तो किस स्टेजेस में, तो आप जो केयर प्रोवाइड करते हो कोलैबोरेटिव केयर होगा। कोलैबोरेटिव का मतलब ये होता है कि आप दूसरे लोगों के साथ, दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को साथ लेके जो है ना आप एक क्लाइंट को, क्रिटिकली इल क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करेंगे। वो इंडिविजुअलाइज केयर होगा। इंडिविजुअलाइज प्लान का मतलब जो मैंने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि इंडिविजुअलाइज का मतलब है कि हर एक पेशेंट आईसीयू में वो एक दूसरे से अलग होते हैं, हर एक कंडीशन अलग होता है। तो आप जो केयर प्रोवाइड करते हो आपके साथ और प्रोफेशनल होंगे, लेकिन हर एक बंदे का अलग अलग केयर होगा। फिर जो है ना आप उसका 24 आवर असेसमेंट करेंगे उस पेशेंट का। असेसमेंट जो हमने बताया उसी थ्रू फिर जो है ना आप उसको जो मेडिकेशन इंटरवेंशन आप दे रहे हो उसको आप इंटरवेंशन को आप मॉनिटर करते हो, मॉनिटरिंग भी हमने बताया। और फिर जो है ना इंटरवेंशन और एवेल्युएशन ये बाकी है, अभी हम इसको पढ़ लेंगे कि किस तरह जो है ना आप इंटरवेंशन करते हो ऐसी पेशेंट की। ओके, अच्छा, ये क्रिटिकल केयर नर्सिंग की जो ओवरव्यू है हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, ये वाला सारा डिटेल्स है कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज द फील्ड ऑफ नर्सिंग विद अ फोकस ऑन द केयर ऑफ द क्रिटिकली इल और अनस्टेबल पेशेंट। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था। द एम्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग आर टू प्रमोट एक्सीलेंस थ्रू केयरिंग कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट इन क्रिटिकली इल पेशेंट। एम्स क्या होता है कि आप जो है ना प्रमोट एक्सीलेंस, आप पेशेंट में एक्सीलेंसी को प्रमोट करो, पेशेंट में वेल बीइंग को आप प्रमोट करो। किस चीज़ के थ्रू? केयरिंग के थ्रू उसका ख्याल रखो। कॉम्पिटेंसी लेवल पे आप उसका ख्याल रखो। कॉम्पिटेंसी मतलब ये कि एक सी नर्स जिसके पास नॉलेज स्किल्स और एबिलिटीज़ होते हैं, अपनी नॉलेज स्किल और एबिलिटी के थ्रू जो है ना आप पेशेंट की एक्सीलेंस को प्रमोट करो। साथ में जो है ना कमिटमेंट के साथ जो है ना पेशेंट के एक्सीलेंस को प्रमोट करो। कमिटमेंट मतलब ये कि डेडिकेशन टू योर वर्क, पेशेंट टू योर वर्क के साथ जो है ना आप पेशेंट की एक्सीलेंसी को प्रमोट करो। ओके, क्रिटिकल केयर नर्सिंग डील्स विद ह्यूमन रिस्पॉन्सिव टू लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स। और ये भी हमने बताया था कि जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उसको जो ह्यूमन रिस्पांस होता है या पेशेंट जिस तरह उसको रिस्पांस कर रहा है, तो क्रिटिकल केयर नर्स जो है ना वो क्या होते हैं, वो उस रिस्पांस को डील करते हैं, उस रिस्पांस को जो है ना वो ठीक करने या बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, गोल्स में हमने अभी पढ़ी कि गोल्स क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल, psychological stability of severely ill patient. Okay, a critical care nurse must have knowledge and skill beyond those of the nurse generalist. critical care nurse के साथ जो है ना स्पेशलाइज्ड केयर होगा, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगा। जो जनरल नर्स होते हैं उसी की तरह ही नहीं होगा, उसके साथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगा जो हमने पहले बताया प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग में। ओके, अच्छा, क्रिटिकल केयर नर्स शुड यूज द नर्सिंग प्रोसेस एज अ फ्रेमवर्क फॉर प्रैक्टिस। जो अभी हमने बताया ये वाला, ये क्या है, ये क्लिनिकल मैपिंग या नर्सिंग प्रोसेस है टोटली। तो ये क्या है, इसमें जो है ना क्लिनिकल मैपिंग है और इसमें ये वाला जो असेसमेंट आता है या मॉनिटरिंग, इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन, तो ये क्या है, नर्सिंग प्रोसेस। तो ये एक फ्रेमवर्क अपने लिए जो है ना वो यूज़ करेगा और इसी के थ्रू जो है ना वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, क्रिटिकल केयर नर्स एनकंपासिंग इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। जो सीसीएन होते हैं ना, क्रिटिकल केयर नर्सेज होते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस करेंगे। इंडिपेंडेंट कौन से प्रैक्टिसेस, जैसे कि बेसिक असेसमेंट होते हैं या पेशेंट एजुकेशन हो गया या कंपार्ट मेजरमेंट आप उसको प्रोवाइड करिए, उसको पोजीशनिंग कर रही हो, तो ये सारे कंपार्ट मेजरमेंट ये क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस। मतलब कि इसमें जो है ना वो किसी से पूछने की उसको ज़रूरत नहीं होती। दूसरा जो है ना डिपेंडेंट प्रैक्टिसेस, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे होते हैं जैसे कि मेडिकेशन देना, प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन जो है ना वो एक फिजिशियन उसको प्रिस्क्राइब करेगा और नर्स जो है ना उसको देंगे। या कोई स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, डायलिसिस वगैरह है, या कोई इंटेंसिव थेरापीज़ है, इन्वेसिव थेरापीज़ है, तो वो जो है ना वो क्या करेंगे, फिजिशियन की जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके थ्रू वो देंगे। तो डिपेंडेंट प्रैक्टिसेस है। कुछ प्रैक्टिसेस के इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब है कि दूसरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ मिल के जो है ना वो उनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि केयर प्लान्स को प्रोवाइड करना या मैनेज कम्प्लेक्स केसेस को मैनेज करने, क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस होते हैं। अच्छा, फिर रूल्स ऑफ सीसीएन ये हमने डिटेल से अभी पढ़ी कि केयर प्रोवाइडर होगा, साथ में जो है ना वो एजुकेटर होगा, एज एन एजुकेटर जो उसकी लर्निंग नीड्स के बेस पे जो है ना जो जितनी इंफॉर्मेशन के नीड्स उसको होते हैं पेशेंट की, तो वो उनको प्रोवाइड करेगा। एडुकेट के रूल प्ले करेगा और मैनेजर की रूल जो है ना वो प्ले करेगा क्रिटिकल केयर नर्स। फंक्शन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्स क्या होते हैं, वो असिस्ट एंड इम्प्लीमेंट्स ट्रीटमेंट
फॉर पेशेंट रिस्पॉन्सेज टू लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम की जो पेशेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं तो उसको असेस करेंगे और उसके जो ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट पे। ओके, use dependent and interdependent interventions to restore stability, prevent complications and to achieve and maintain optimal पेशेंट्स रिस्पांस। तो ये जो है ना ये वाली प्रैक्टिसेस इंटरवेंशन वो प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि वो पेशेंट की स्टेबिलिटी को प्रमोट करे, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करे और साथ में जो है ना वो ऑप्टिमल पेशेंट रिस्पांस को या जितना अच्छा एक्सीलेंसी होता है पेशेंट रिस्पांस में उसको प्रमोट करे। ओके, अच्छा, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू पेशेंट एंड फैमिली और पेशेंट को जो है ना हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड। सुपरवाइज पेशेंट केयर एंड एंसिलरी पर्सनल। जो पेशेंट केयर होता है उसको सुपरवाइज करेगा एक नर्स, और जो एंसिलरी पर्सनल्स होते हैं, एंसिलरी पर्सनल जो उसकी सपोर्टिंग स्टाफ उनके होते हैं, मतलब ये कि कोई स्टूडेंट्स वगैरह हो उधर वो जो है ना केयर प्रोवाइड करे, या उसके अंदर जो नर्सिस के अंडर जो लोग होते हैं जो केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसको वो क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। सपोर्ट पेशेंट एडाप्टेशन, रिस्टोर हेल्थ एंड प्रिजर्व पेशेंट राइट्स, प्रोवाइड डायरेक्ट मेजर्स टू रिससिटेट एप नेसेसरी। और रिससिटेशन के लिए जो डायरेक्ट मेजर्स की ज़रूरत होती है तो वो भी वो प्रोवाइड करेगा। डायरेक्टली रिससिटेशन जो है ना वो क्रिटिकली इल पेशेंट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इनकी डिटेल की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, क्रिटिकल केयर एनवायरनमेंट किस तरह एनवायरनमेंट होता है, तो जैसा कि एक सिनेमा होता है और सिनेमा में लाइट्स होते हैं, उसमें जो है ना एक्शन होते हैं और कैमरा होते हैं। कैमरा नर्स जो है ना वो एक्शन प्रोवाइड करते हैं और लाइट्स जो है ना सारी सिनेमा में जिस तरह के वो होते हैं ना, इस तरह हॉस्पिटल में या आईसीयू का एनवायरनमेंट भी सेम लाइक अ मूवी सेट वो लग रहा है। ओके, इसमें जो है ना नॉइज़ लेवल को आपने कम करना होता है, और नॉइज़ बहुत ज़्यादा भी इधर जो है ना पेशेंट के नॉइज़ होते हैं क्योंकि क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं। सारी लाइट जो है ना 24 आवर्स पर डे जो है ना वो लाइट होते हैं, और मोमेंट ऑफ द पीपल एंड इक्विपमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, और लेकर प्राइवेसी होते हैं। पेशेंट प्राइवेसी जो है ना वो इतना ज़्यादा इधर नहीं होती क्योंकि जो है ना सारा वो होता है, लोग चलते फिरते होते हैं ना, तो इसी क्लोज रूम्स वगैरह इसमें नहीं होते आईसीयू में। तो लेकर प्राइवेसी जो है ना वो ज़्यादातर होते हैं क्योंकि सारे के पेशेंट जो है ना वो क्रिटिकली इल होते हैं। किसी को अपनी प्राइवेसी की इतनी परवाह नहीं होती जितना वो सर्वाइवल की फिक्र करते हैं। ओके, तो क्रिटिकल केयर एनवायरनमेंट, क्रिटिकल केयर यूनिट का जो एनवायरनमेंट है इस तरह। अब क्रिटिकल केयर यूनिट में जो एसेंशियल फिजियोलॉजिक कंसेप्ट होते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग में, फिजियोलॉजिक कंसेप्ट का मतलब ये है कि जो फिजिकल बॉडी के साथ उसके रिलेटेड, जैसे कि वेंटिलेशन है, गैसेस एक्सचेंज है या टिश्यू परफ्यूजन है, ये सारे क्या हैं, ये फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग में ज़्यादातर जो है ना वो यूज़ होते हैं। वेंटिलेशन के थ्रू जो है ना एयर इन आउट करना, गैसेस एक्सचेंज, उसकी बॉडी में जो है ना गैस एक्सचेंज हो रही है या नहीं हो रही, और टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यूज़ को जो है ना अच्छी तरह ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस। तो ये सारी की सारी ये कंसेप्ट जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं विद इन द क्रिटिकल केयर यूनिट। ओके, अच्छा, पेशेंट एक्सपीरियंसिंग क्रिटिकल इलनेसेस। जो पेशेंट होते हैं क्रिटिकल इलनेसेस को किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं, तो एडमिटिंग इन आईसीयू में सिग्नल अ थ्रेट टू लाइफ एंड वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट। पेशेंट जब उनको पता चलता है कि मुझे आईसीयू में एडमिट किया गया है तो उसको पता चलता है कि मुझे कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है मुझे। ओके, आईसीयू पेशेंट आर सब्जेक्ट टू मल्टीपल फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स। फिजिकल स्ट्रेसर जो है ना उनको होते हैं, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स उनको भी होते हैं, और एनवायरमेंटल डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसर जो है ना इसके साथ वो डील करता है जो आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं। ओके, अच्छा, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस एंड लीड टू इम्यून। तो ये सारे के सारे स्ट्रेसेस का वो होते हैं। फिजिकल स्ट्रेसेस कौन से स्ट्रेसेस होते हैं उधर, या फिजियोलॉजिकल कौन से स्ट्रेसेस उसकी बॉडी साथ जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं फिजिकल में आते हैं, या फिजियोलॉजिकल में जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ, साइकोलॉजिकल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके माइंड पूरी जो है ना वो क्या होता है वो स्ट्रेस में होता है, या एनवायरमेंटल स्ट्रेस नाइट जो होता है उधर जो है ना लाइट होते हैं, स्लीप डिप्रिवेशंस होते हैं। तो ये सारे की सारी इस चीज़ में आते हैं। अब ये वाले जो स्ट्रेसर्स है, ये स्ट्रेसर अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो तो ये इम्यून सप्रेशन काज करता है, हाइपोपरफ्यूजन। इम्यून सप्रेशन किस तरह, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, आपको पता है स्ट्रेस की वजह से जो है ना कार्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। जब कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होते हैं तो ये कार्टिसोल क्या है, ये इम्यून सप्रेशन है, इम्यून को सप्रेस करते हैं।
साथ में ये जो है ना ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब कार्टिसोल ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसी की वजह से जो है ना हाइपोपरफ्यूजन होते हैं। हाइपोपरफ्यूजन की वजह से जो है ना टिश्यू हाइपोक्सिया भी होता है, टिश्यू को प्रॉपर लेवल पे ऑक्सीजन नहीं मिलता, और जब ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होता है तो मे बी इट लीड्स टू डेथ। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद आता है एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस आल्सो कंट्रीब्यूट। बहुत ज़्यादा उधर जो है ना एनवायरमेंटल स्ट्रेसर भी होते हैं जो पेशेंट के स्ट्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेसर में क्या होता है, ब्लिंकिंग मॉनिटर्स होते हैं, मतलब मॉनिटर ऑन अप होते हैं, या वेंटिलेटर्स होते हैं, या इंट्रावीनियस पम्प्स होते हैं, या नाइज फ्रॉम इक्विपमेंट्स एंड ये इन सारी चीज़ों की इक्विपमेंट से जो है ना वो नाइज निकल रहे होते हैं। एंड द हेल्थ प्रैक्टिशनर्स टॉकिंग एट द बेड साइड पे जो है ना एक चला जाता है, दूसरा हेल्थ प्रैक्टिशनर आता है और वो जो है ना बातें शुरू करते हैं उधर। ब्राइट लाइट्स एंड कोड मैनेजमेंट, ब्राइट लाइट्स होते हैं उधर जो है ना कोड मैनेजमेंट, मतलब ये कि जो इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब हार्ट अटैक हो गया या कार्डियक अरेस्ट वगैरह, किडनी फेलियर हो गया, तो उसको जो मैनेजमेंट, उसको जो रिस्पांस वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल शो करते हैं तो वो कोड मैनेजमेंट होते हैं। तो इसी के थ्रू भी जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है। एंजाइटी में भी डिफाइन एज एन इमोशनल स्टेट ऑफ अप्रीहेंशन इन रिस्पांस टू अ रियल और परसीव्ड थ्रेट। और एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होते हैं उधर। एंजाइटी क्या होता है कि एक पेशेंट जो है ना वो क्या करते हैं, वो अप्रीहेंशन शो करते हैं, चाहे वो रियल थ्रेट हो या परसीव्ड थ्रेट हो, तो उसको अप्रीहेंशन शो करते हैं कि ऐसा मेरे साथ भी होने वाला है। तो इसी के थ्रू जो है ना उसमें एंजाइटी भी बढ़ रहे होते हैं। ओके, अच्छा, असेसमेंट में या जो नर्सिंग प्रोसेस में लास्ट पार्ट, और इस लेक्चर का भी लास्ट पार्ट जो है ना वो क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन क्रिएट अ हीलिंग environment which allow critically ill patient to have their psychological needs as well as physical needs met। तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है कि आप पेशेंट को एक हीलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो। हीलिंग एनवायरनमेंट क्या होता है कि उसमें उसकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड्स जो है ना दोनों पूरा हो रहे हो। ओके, अच्छा, प्रोमोट रेस्ट एंड स्लीप एज डिप्रेशन कैन लीड टू अल्टर कॉग्निशन, कंफ्यूजन, इम्पेयर्ड वाउंड हीलिंग एंड इनएबिलिटी टू वीएन फ्रॉम। तो ये क्या होता है, आप रेस्ट को या स्लीप को प्रमोट करेंगे, क्योंकि स्लीप डिप्रिवेशन में ये बात हमने पहली पार्ट में की थी कि वो जो है ना आपकी कॉग्निशन को अफेक्ट करते हैं, आपकी वाउंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, और साथ में जो है ना इनएबिलिटी टू वीन फ्रॉम। वीन का मतलब है कि जान छुड़ाना। आप जो है ना वेंटिलेटर से जो है ना अपने आप को जान नहीं छुड़ा सकते। क्योंकि जब उस पर कोई डिपेंडेंट होता है ना वेंटिलेटर पे, तो उसी के थ्रू जो है ना उसका मसल फटीग होते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन। मसल फटीग क्या होते हैं, क्योंकि जो वेंटिलेटर होते हैं ना ये आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं ना उसको आदी बना देते हैं, और उसी की वजह से आपके रेस्पिरेटरी मसल जो है ना वीकन होते हैं। तो जब आप वेंटिलेटर को फिर छुड़ाना चाहते हो ना, तो वो उसी तरह आप सांस नहीं ले सकते जिस तरह की आप वेंटिलेटर में लेते हो, तो फिर आप उसमें डिपेंडेंट हो जाते हो। या कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, जो ज़्यादातर वेंटिलेटर होते हैं ना, तो वेंटिलेटर तो आर्टिफिशियल चीज़ है, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को उसी तरह क्लियर नहीं कर सकता बॉडी से जिस तरह आप नॉर्मली आपका लंग जो है ना वो काम करते हैं। तो अक्सर औकात में जो है ना आपकी बॉडी में वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ी सी होती है, इनएफिशिएंसी टू क्लियर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बाय द मॉनिटर्स। तो इसी की वजह से जो है ना फिर आप ज़्यादा सांस लेते हो थ्रू द मॉनिटर, लेकिन जब आप नॉर्मल एयर में आते हो तो उतना ज़्यादा सांस तो आप नॉर्मली लोगे। तो ये जो है ना ये इनएबिलिटी होते हैं आपका कि आप फिर जो है ना वो वेंटिलेटर को आप छुड़ा नहीं सकते। ओके, तो इसमें भी जो है ना फिर आप नर्सिंग इंटरवेंशन वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, हैव द पेशेंट यूज़ ईयर प्लग्स। पेशेंट को जो है ना ज़्यादातर आप ईयर प्लग्स लगाएंगे, क्योंकि जो है ना उधर नॉइज़ होते हैं, नॉइज़ कम करने के लिए, या स्लीप उसको प्रमोट करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए आप उसको ईयर प्लग्स लगाते हो। ओके, असेस स्लीप टाइम एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप टाइम को आप असेस करेंगे पेशेंट की। क्वालिटी ऑफ स्लीप को जो है ना आप उसके असेस करेंगे बाय आस्किंग द पेशेंट व्हेन पॉसिबल। जब पॉसिबल आप पेशेंट से पूछो आपने जो स्लीप किया, आपने जो नींद किया वो किस क्वालिटी की था, कितना जो है ना आपको सुकून मिल गया। प्रोवाइड 5 मिनट बैक रबिंग बिफोर स्लीप। स्लीप से पहले जो है ना आप उसको 5 मिनट बैक रब प्रोवाइड करो। बैक रब का मतलब ये कि बैक रब किस लिए, ताकि उसका रिलैक्सेशन जो है ना थोड़ा सा प्रमोट हो जाए, उसको सर्कुलेशन जो है ना थोड़ा सा उसका प्रमोट हो जाए, या मसल टेंशन जो है ना उसका रिलीफ हो जाए। ओके, तो उसी के लिए जो है ना आप बैक रब जो है ना उसका जो पीठ है उस पर आप रबिंग करेंगे 5 मिनट के लिए।
अच्छा, एलिमिनेट पेन को एलिमिनेट करेंगे आप, एनाल्जेसिक्स वगैरह देंगे। पोजीशन पेशेंट फॉर कंफर्ट विद पैलोज, पेशेंट पोजीशन करोगे आप जितना जो है ना उसको कंपार्ट प्रोवाइड हो सके। ओके, एवेल्युएशन द नीड्स फॉर नर्सिंग केयर इंटरप्शन, जो नर्सिंग केयर में जो इंटरप्शंस आते हैं तो उसको आप एवेल्युएट करेंगे कि कौन कौन सी जो है ना नीड्स है जिसके थ्रू जो है ना आप इन इंटरप्शन को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, टाइट रेट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को आप बैलेंस से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। किस तरह? ताकि आप क्या करो, लाइट्स को टर्न अप करो और साथ में जो है ना अलार्म्स को आप टर्न अप करो, या डिक्रीज नॉइजेस फ्रॉम टेलीविज़न एंड टॉकिंग, और लोगों के शोर वगैरह को जो है ना आप कम करने की कोशिश करो। तो इस तरह के एनवायरनमेंट आप उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीथिंग पेशेंट्स एंड मिडल ऑफ बाथिंग पेशेंट इन द मिडल ऑफ द नाइट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द नर्सिंग स्टाफ। बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसे होते हैं कि नर्सिंग स्टाफ की कन्वीनियंस के लिए जो है ना वो पेशेंट को रात के वक्त जो है ना वो क्या करते हैं, नहाते हैं, बात करते हैं उसको। तो रात के वक्त जो है ना क्या होता है, उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरह आप नहीं करेंगे, उसको आप स्टॉप करेंगे ऐसी प्रैक्टिसेस को जिसमें जो है ना आप पेशेंट को तकलीफ दे रहे हो और अपने आप की कन्वीनियंस के लिए काम करते हो। तो ऐसे प्रैक्टिसेस को आप स्टॉप करेंगे। अच्छा, अलाउ फैमिली टू बी विद द पेशेंट, प्रैक्टिस कल्चरली सेंसिटिव केयर या कल्चरली अप्रोप्रिएट केयर जो है ना पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ओके, अच्छा, बिल्ड ट्रस्ट रिलेशनशिप विद द पेशेंट बाय डिस्प्लेइंग कॉम्पिटेंट केयरिंग एटीट्यूड, डेमोन्स्ट्रेट टेक्निकल कॉम्पिटेंस। तो आप ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे पेशेंट्स के साथ। ट्रस्ट किस तरह आपका बिल्डअप होता है? जब आप उसके कॉम्पिटेंट जो है ना आप डिस्प्ले करोगे उसकी, या केयरिंग एटीट्यूड आप उसके साथ शो करेंगे, और या जो है ना आप उसके टेक्निकल कॉम्पिटेंसी आप शो करेंगे। मतलब ये कि बहुत सारे जगहों पे ऐसे होते हैं ना कि आप जो है ना जो पेशेंट आपके पास होते हैं तो उसको आप अपनी कॉम्पिटेंसी को आप शो करेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इतनी अहलियत के साथ ये काम मैं कर सकता हूँ, तो वो फिर जो है ना आप पे ट्रस्ट कर सकता है। ओके, एंड डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक जो है ना आप यूज़ करेंगे पेशेंट के साथ ट्रस्ट को डेवलप बिल्डअप करने के लिए। अच्छा, पेशेंट नीड्स टू नो ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर केयर, और पेशेंट को जो है ना आप समझाओगे कि आपके साथ अब ये हो रहा है, ये टेक्निक अप्लाई हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम आप में है, तो पेशेंट जो है ना फिर सेटिस्फाइड होगा। इन्वॉल्विंग द पेशेंट एंड डिसीजन मेकिंग, और पेशेंट को जो है ना आप डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करेंगे। ओके, प्रेजेंस एंड रीअश्योरेंस इज अ मीनिंगफुल स्ट्रेटेजी फॉर एलिवेटिंग डिस्ट्रेस और एंजाइटी इन पेशेंट। आप क्या करोगे, प्रेजेंस शो करेंगे पेशेंट को, ताकि आप जो है ना पेशेंट की जो नीड्स होते हैं उसको आप वक्त पे पूरा करें, और साथ में उसको रीअश्योरेंस आप देंगे कि ये काम हम आपके लिए करते हैं और इसी के थ्रू जो है ना आपका हेल्थ इतने हद तक जो है ना वो ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसी स्ट्रेटजीज है जिसके थ्रू जो है ना पेशेंट का डिस्ट्रेस कम होता है और उसका एंजाइटी भी कम होता है। मतलब है कि एंजाइटी इस वजह से आता है कि पेशेंट को जब इंफॉर्मेशन नहीं होती कि मेरे साथ ये जो प्रोसीजर हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो इसी के थ्रू जो है ना पेशेंट में एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन जब आप उसको रीअश्योरेंस देते हो तो एंजाइटी कम होता है। रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट पेशेंट स्पिरिचुअल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ, और पेशेंट की जो स्पिरिचुअल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं ना तो उसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि पेशेंट की स्पिरिचुअल नीड्स है कि वो कोई दम दरुद वगैरह करना चाहते हैं तो आप उसको वो बंदा आप उसके लिए प्रोवाइड करेंगे, ना कि आप उसके क्या करें उसको जो है ना आप उल्टा जो है ना डांटे कि इस तरह की, इससे से कुछ भी नहीं होता, ये इस तरह के काम है। नहीं, आप पेशेंट के जो बिलीफ होते हैं उसको आप रिकग्नाइज करेंगे और उसको जो है ना प्रोमोट करने की कोशिश करेंगे, तो इसी के थ्रू जो है ना उसका हीलिंग और भी अच्छा होगा। ओके, तो ये क्या था, ये हमारा टोटल था जो नर्सिंग प्रोसेस है, नर्सिंग प्रोसेस का टोटल फ्रेमवर्क हमने पढ़ा। इनमें ये इंटरवेंशन थे हमने सारे पढ़े। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है ना हम शुरू करेंगे जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग में जो स्टाफ होते हैं, टीम होता है या क्रिटिकल केयर नर्स होते हैं, उसके जो क्वालिटीज़ होते हैं और साथ में जो ICU का बिल्डअप होता है किस तरह बिल्डअप होगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।